हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बी कॉम का एक सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि धंधा कैसे करा जाता है, व्यवसाय कैसे बनता है। एंड ये वीडियो आज की पार्ट 3 रहने वाली है। इससे पहले ऑलरेडी 2 पार्ट में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बिजनेस या व्यवसाय शुरू करना है तो स्मॉल फेज पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप चालू करते हो, उसके बाद आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हो। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। एंड उन दोनों में एक चीज़ हमेशा कॉमन थी कि उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती थी। ये दोनों स्मॉल और मीडियम के दोनों एक एग्जांपल हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड आप किसी भी फील्ड से हो, बी कॉम की, ठीक है, कोई सी भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, एंड अगर आपके इसमें सब्जेक्ट या आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपके इसके कंसेप्ट पकड़े हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक सिंपल कंपनी होती है जहाँ पे कुछ लोगों का समूह जो कि वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से इकट्ठा होते हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, एंड ये काफ़ी लार्ज स्केल पे करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब उन्हें अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या अपनी गली नुक्कड़ में बिजनेस नहीं करना है। अब वो चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल बेसिस पे करें। समझ रहे हो? इंटरनेशनल बेसिस पे, ताकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें या पूरी ऑल ओवर अपनी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकें और बाय कर सकें। ठीक है, तो वो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड इस कंपनी में क्या होता है कि जो इसकी ओनरशिप होती है ना, ओनरशिप वो बटी रहती है स्मॉल पीसीस में। ठीक है, एंड वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है ताकि लोग उसे खरीद सकें और वो शेयर होल्डर बन सकें। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, यानी जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है, वो बटी हुई होती है ट्रांसफरेबल शेयर्स के रूप में। द ओनरशिप ऑफ विच इज कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। और कंपनी का मेंबर बनने के लिए आपको उसकी ओनरशिप लेनी ही पड़ती है। मेंबरशिप वैसे दो तरीकों से बना जा सकता है, या तो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका नाम हो, जो कंपनी के स्टार्टिंग फेज में बनती है। ठीक है, आपका उसमें साइन होना चाहिए, या तो आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम होना चाहिए। ठीक है, एक कंपनी के पास बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, जिसमें से एक होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर। अगर आपका इसमें नाम है तो आप एक मेंबर कहलाओगे। ठीक है, अगर आपको जानना है कि शेयर और शेयर होल्डर और मेंबर में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा, या बीच में मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, एंड बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी की, क्या की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, पहला तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है। अच्छा, ये क्या? काफ़ी बच्चे इसे रट्टा मार लेते हैं, बट मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो सोल प्रोपराइटरशिप था और जो पार्टनरशिप फर्म थी, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, उसमें एक चीज़ कॉमन थी। जो लोग धंधा कर रहे हैं, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, वो लोग जो कर रहे हैं, अब मान लो कल कदा को वो दिवालिया हो जाती है, वो कंपनी उनकी डिसॉल्व हो रही है, या वो कुछ लोन पे नहीं कर पाए, तो अब बात किस पे आएगी? बात उस पे आएगी जो बंदा कंपनी को चला रहा था, या सॉरी, जो बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप या फर्म को चला रहा था। ठीक है, यही तो होता है। अब जैसे कोई आपकी गली में दुकान वाला है, कल कदा को उसका कोई दिवालिया निकल जाए, कुछ हो जाए, वैसे तो भगवान करे ना हो, बट हो जाए, तो लोग आके किससे पकड़ेंगे? उस दुकान के मालिक को पकड़ेंगे ना, क्योंकि सब चीज़ तो उसकी है। दुकान उसकी है, रिसोर्स उसका है, एसेट्स उसकी हैं। तो जब वो नहीं चुका पाएगा तो उसकी एसेट्स को छीन लिया जाएगा। होगा कि नहीं? इसी चीज़ को टैकल करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी आती है। इसमें क्या होता है, आपको सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है। यानी आप एक धंधा या व्यवसाय चालू तो करते हो, बट आप क्या करते हो? आप कहते हो मैं तो धंधा जी कर ही नहीं रहा। मेरी जगह ये कंपनी कर रही है धंधा, मैं बस इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, इसे मैनेज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कंट्रोल कर रहा हूँ या मैनेज कर रहा हूँ। धंधा तो कंपनी कर रही है। इससे क्या होता है कि जो भी आपके एसेट्स होते हैं, एसेट्स में क्या, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, ये सब आप कंपनी के नाम पे कर देते हो। क्यों? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में देखी जाती है गवर्नमेंट की नज़रों में। क्यों? क्योंकि जब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हो, तो कानूनी तौर पे आपको एक अधिकार मिलता है कि आप जो कंपनी है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन सकती है, यानी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन सकती है। वो एसेट्स को बाय और सेल कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। तो जो कंपनी है, वो
अलग से सेपरेट आर्टिफिशियल जो पर्सन है वो चलाएगी। आप सिर्फ उसे कंट्रोल और मैनेज करते हो। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, कल कदा को अगर कुछ बात होती है या कंपनी का दिवालिया निकलता है तो आप पे बात ही नहीं आएगी, क्योंकि आप तो सिर्फ कंट्रोल और मैनेज कर रहे थे ना। कंपनी के एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सब किसकी थी? ये तो कंपनी की थी, कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। लाइबिलिटीज भी जो लोन लेती है कंपनी, जो चुका नहीं पा रही अब, वो लाइबिलिटी भी मैं लिख ही देता हूँ। जो लाइबिलिटी नहीं चुका पा रही, वो लाइबिलिटी भी कंपनी के नाम पे थी। तो एट द एंड में जो ये सारी बात आएगी कंपनी के ऊपर आएगी। कंपनी के एसेट्स बिकेंगे क्या, किस लिए? ताकि वो लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सके। ठीक है, इसमें ये हुआ कि जो लोग इसे कंट्रोल और मैनेज करते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, अब उनके घर, गाड़ी, ये सब नहीं बेचने पड़ेंगे चुकाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका तो धंधा है ही नहीं, वो तो कंट्रोल और मैनेज कर रहे हैं ना। द कंपनी एग्जिस्ट एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर। जो भी उसके शेयर होल्डर और मेंबर्स हैं, उनका मतलब जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी, उन्हें अपने पास से और एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना। ठीक है, ऐसी है प्रीपेचुअल सक्सेशन। प्रीपेचुअल सक्सेशन इसे इसलिए कहा जाता है, मान लो अगर कंपनी का कोई मेंबर या शेयर होल्डर मर जाता तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं। अब जैसे अपनी टाटा कंपनी है, रतन टाटा सर नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन कंपनी तो आज भी हमारे बीच है ना। वो तो ऐसा नहीं है ना कि कंपनी भी चली गई। इसलिए कंपनी चलती रहेगी, डजेंट मैटर कितने मेंबर आए, कितने मेंबर गए, मेंबर्स में कम एंड गो, बट द कंपनीज एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज अनइंटरप्टेड। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यही चीज मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन करी। अ मेंबर्स फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ देयर शेयर्स। क्योंकि जो आईपीओ में निकलते थे पहले, उसमें क्या होता था, आपको पहले एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, फिर अलॉटमेंट होता है। ठीक है, फिर आपकी कॉल्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा 12th में। तो मान लीजिए आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया लेकिन कॉल का पैसा नहीं दिया, तो आपकी जो लाइबिलिटी होगी ना वो इस वाले पैसे की होगी, जो पैसा आपने नहीं दिया। ऊपर वाला तो जाएगा ही जाएगा अगर कुछ कंपनी को होता है। साथ में आपको कंपनी और क्या डिमांड करेगी? फॉर एग्जाम्पल कंपनी का लॉस हो गया 50 लाख का, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, आपके पास जितने शेयर्स थे, आपके पास 500 शेयर्स थे, 10 रुपए का ईच, आपने 8 रुपए पे कर दिए थे, 2 रुपए अब भी बचे। तो आपके 8 रुपए पर शेयर तो गए, यानी 8 पंजे 4, 40 हो गए। 4,000 रुपए तो आपके गए। उसी के साथ जो आपके 1,000 रुपीज और बचना है, 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, ये कंपनी आपसे और डिमांड करेगी। कहेगी कि एक काम करो, आप मुझे 1,000 रुपए और दो, क्योंकि आपने अभी तक अपने शेयर की वैल्यू नहीं पे करी है। आपकी लाइबिलिटी बस इतनी है, हम आपसे और कुछ नहीं मांगेंगे। ठीक है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स होते हैं, मतलब क्या फायदे हैं एंड क्या नुकसान है। पहला फायदा ये होता है कि कैपिटल स्केबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि हम मैसिव फाइनेंशियल रिसोर्स को कलेक्ट कर सकते हैं पब्लिक से। कलेक्ट क्या मतलब, हम मांग सकते हैं पब्लिक से, क्या आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं, एज अ फॉर्म ऑफ शेयर्स या एज अ फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्म में हम मांग सकते हैं। ठीक है, इससे अच्छा ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या होगा? ज़्यादा पैसा आएगा तो हम अच्छे से स्पेशलाइज प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम्स को हायर कर सकेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारी मैनेजमेंट टीम अच्छी होगी, हमारी कंपनी उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सल लॉ है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, जितनी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें करते हो, उसका आउटपुट उतना बढ़िया देखने को मिलता है। अगला है लिमिटेड लायबिलिटी। पहला एक तो प्रो यही हो गया कि एनकरेज द इन्वेस्टमेंट बाय प्रोटेक्टिंग द पर्सनल एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर। अब लोगों को ये डर नहीं है कि अगर मैं इस धंधे में पैसा लगाऊंगा तो क्या कल कदा को मेरा घर बिक जाएगा, क्या मेरा घर बिक जाएगा, क्या मेरी जो गाड़ी है क्या वो भी बिक जाएगी इसका लोन चुकाने में। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ उतना ही पैसा देना है जितना आपने शेयर का अभी तक पे नहीं करा। लिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एनकरेज मिला लोगों को कि चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारा उतना लॉस नहीं होगा जितना लॉस सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में होता है। क्योंकि अगर आप कल कदा को सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ इन्वेस्ट करोगे, आप कहोगे कि किसी का छोटा मोटा धंधा है, आप उसमें भागीदार बनना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है तो जितना लॉस होगा आपको पूरा झेलना पड़ेगा। मतलब आपके घर वगैरह भी बिक सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होते हैं, जो भी शेयर्स इन्वेस्टर खरीदते हैं वो इजीली खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, अपने ओनरशिप स्टेक्स को। ओनरशिप वही होती है जो जब वो बंदा शेयर या व्यक्ति शेयर खरीदेगा तो उसे ओनरशिप मिल जाती है। अब तो या उसे रख सकता है या तो बेच सकता है।
अच्छा, डिमेरिट्स की बात करें, डिमेरिट्स क्या होते हैं इसके? लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़, ओके? यानी जब हम इस जॉइंट स्टॉक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, जब हम इसे बनाते हैं, तो ये हाईली एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक? इसमें बहुत ज़्यादा आपका खर्चा होता है, समझ रहे हो? इसमें बहुत ज़्यादा समय और खर्चा होता है एंड बहुत मतलब जटिल प्रोसेस है, समझ रहे हो आप? इतनी आसानी से कोई नहीं कर सकता, आपको इसके लिए थोड़ी-सी नॉलेज चाहिए, आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल सकते हो, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। लैक ऑफ सीक्रेसी, यानी इसमें अब आप सीक्रेट नहीं रख सकते कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप फर्म में होता था, आपकी जो भी रेसिपी या कुछ भी ऐसी फाइनेंशियल कोई चीज़ थी, उसे आप सीक्रेट रखते थे, ठीक है? सीक्रेट रखते थे, सोचते थे कि इसे किसे पता चल रहा है कि मैं कितने में सामान खरीद रहा हूँ, कितने में बेच रहा हूँ। बट जब आप एक कंपनी बनाते हो, आपको पब्लिक में इश्यू करना पड़ता है, डिस्क्लोज़ करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या हैं, आप कितना पैसा कमा रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। अगला डिमेरिट ये है कि इसमें जो डिसीजंस होते हैं, वो बहुत देर में लिए जाते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ही नौकरशाही वाला स्ट्रक्चर रहता है। मतलब एक पूरा पिरामिड टाइप का होता है जिसमें टॉप, लो और मिडल लेवल के लोग होते हैं मैनेजमेंट में एंड नीचे से ऊपर तक जाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पे बहुत डिले होता है कोई भी डिसीजन लेने में। ओलिगैरिक मैनेजमेंट, ओके? कंट्रोल ऑफन रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू डायरेक्टर्स इग्नोरिंग माइनॉरिटी राइट्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब जब हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे तो ये बताया जाता है कि आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, ठीक है? आप अपने राइट से डिसीजन को बदल सकते हो, बट ये पूरा सच नहीं होता। मिलते तो हैं वोटिंग राइट्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कंपनी के 100% शेयर हैं, ठीक है? 100%। अब 25%, 30% एंड 12%, इतने शेयर तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही हैं, अलग अलग 3 मेंबर हैं, तीनों के इतने परसेंटेज हैं शेयर के। बाकी बचे हुए पब्लिक में हैं। अब पब्लिक तो ऐसा है नहीं कि सभी मतलब एक पे ही सहमत दे देगी। तो अगर कुछ पब्लिक की तरफ से आता भी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब मिलके उस प्रस्ताव को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब है हमारा 1 पर्सन कंपनी। आपने अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी समझी, अब है 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, ठीक है? 1 पर्सन कंपनी जो है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी एक्ट 2013, ये कंपनी एक्ट 2013 द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था एंड 1 पर्सन कंपनी में एक सिंगल पर्सन होता है मेंबर के रूप में। यानी कि अगर कोई कंपनी बन रही है एंड उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ एक पर्सन है, तो उसे हम 1 पर्सन कंपनी बोलेंगे, वही सब कुछ चला रहा है, ठीक है? अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या थी और ये ऐसा हुआ क्यों? पहला तो एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ मिलती है। अच्छा, ये क्या होता है? एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ मतलब मान लीजिए कोई एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक है? आप एक चाय वाले की रेहड़ी मानो, ठीक? अब उस चाय वाले को लोन चाहिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है? क्या उसे लोन मिलेगा? आप खुद बताओ, नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर जैसे वो बैंक जाता, बैंक उससे क्या कहेगी कि आप अपने हमें रिकॉर्ड्स दिखाओ, कितना आपका प्रॉफ़िट है। अगर वो दिखाए भी तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? क्या भरोसा है कि वो उसके रिकॉर्ड सही हैं? किसी सीए ने तो ऑडिट करे नहीं है ना, कैसे भरोसा कर लें? तो लोन नहीं मिलेगा। अच्छा, कंपनी को मिल जाएगा क्या? हाँ, मिल जाएगा क्योंकि उसके रिकॉर्ड्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। तो एक 1 पर्सन कंपनी इसलिए आई ताकि एक छोटा बिज़नेस जो अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहता है, वो एज़ अ 1 पर्सन कंपनी बना के वो एक्सपेंड कर सकता है थ्रू लोन्स या फंडिंग, ठीक है? ये हेल्प मिलती है टू एनकरेज कॉर्पोराइज़ेशन ऑफ माइक्रो बिज़नेस, जो छोटे-छोटे बिज़नेस होते हैं एंड फोस्टर एंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, ठीक है? अच्छा, इसकी भी लायबिलिटी लिमिट होती है, सेम ये भी कंपनी है, तो जो मैंने पीछे अभी बताया लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, सेम वही रूल इसमें भी लागू होता है। जब 1 पर्सन कंपनी बनती है, तो जो चाय वाला है, जितनी भी उसके एसेट्स थे, जहाँ मान लो उसने चाय एक जगह खोल लगी थी, वो लैंड उसके नाम पे थी, तो वो लैंड पहले करेगा कंपनी के नाम पे। कंपनी कौन-सी? जो वो कंपनी बनाएगा। तो वो सारे एसेट्स कंपनी के पहुँच जाएँगे, तो कंपनी बिज़नेस करेगी, चाय वाला बस उसे मैनेज और कंट्रोल करेगा। तो इसलिए अगर कल कदा को कुछ होता है, तो जो भी लायबिलिटी होगी वो सब कंपनी ही झेलेगी, चाय वाला जो भी है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। अवायबल अल्टरनेटिव्स टू सोल प्रोप्राइटरशिप बाय ऑफरिंग द क्रूशियल बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, यानी जो लोग डरते थे कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप करूँगा, कुछ घाटा होता है तो मेरे घर बेचना पड़ जाएगा, तो उस चीज़ को ये कोप अप करता है, ठीक है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सरकार भी चाहती है कि जितने भी अनौपचारिक रूप से जितने भी बिज़नेसेस हैं, धंधे चल रहे हैं, वो सब एक फॉर्मल लीगल वे में चीज़ें हो जाएँ। हेल्प्स इन इंटीग्रेट द मैसिव अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर इनटू अ स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट
फ्रेमवर्क। आई होप ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। अच्छा, तो इसके मेरिट्स क्या हैं? पहला कि इसमें सिंगल मेंबर बेस होता है। इसमें सिर्फ एक मेंबर की आवश्यकता होती है। अब वो नॉमिनी और वो सक्सेशन दोनों वो चुन सकता है, ठीक है? वही मतलब नॉमिनी होता है और वही उसका सक्सेसर होता है। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, द ओनर्स पर्सनल एसेट्स आर लीगली प्रोटेक्टेड। मतलब जो ओनर रहेगा कंपनी का, उसकी एसेट्स को कोई खतरा नहीं रहेगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था ना कि अगर कुछ होता है तो मेरे एसेट्स बिक जाएंगे, तो ये इसमें नहीं होता। कंप्लीट कंट्रोल रहता है, एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसमें एक मेंबर है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, इसे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है? रिमेन्स ओनली विद द इंडिविजुअल ओनर। अच्छा, एक सेपरेट एंटिटी मिल जाती है अगर आपका छोटा मोटा व्यापार है एंड आप चाहते हो कि आपको लोन मिले, आपको फंडिंग मिले, तो आप एक 1% कंपनी बना सकते हो जिसके आप एक सिंगल मेंबर रहोगे, ठीक है? अच्छा, इसका एक बढ़िया एग्जांपल क्या होगा? एमबीए चाय वाला, आप सभी जानते होंगे। एमबीए चाय वाला भी पीछे बहुत चला था, उसने नॉर्मल चाय वालों को एक 1% कंपनी बना दिया था, ठीक है? अच्छा, डीमेरिट्स एंड चैलेंजेस। अच्छा, कुछ इसके डीमेरिट्स भी होते हैं 1% के। पहला कि आपको स्ट्रिक्ट स्टैच्यूटरी फाइलिंग एंड ऑडिट्स कराने ही पड़ेंगे। अगर आपने 1% कंपनी बना ली तो आपको ऑडिट्स तो कराने ही कराने हैं। आपके जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं आपको एक सीए से साइन कराने पड़ेंगे, ऑडिट कराने पड़ेंगे और गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना पड़ेगा। एंड आपको स्टैच्यूटरी फाइलिंग भी करनी पड़ेगी, यानी आपको जीएसटी फाइलिंग करनी पड़ेगी, जीएसटीआर। काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। तो ये सब करना मैंडेटरी हो जाता है, बिना इसके आप कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो एक ये इसका डिमेरिट होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हालांकि ऐसा नहीं होता था, आप अकेले ही होते थे जो बिजनेस करता था, खुद के आप अपने खाते बनाते थे। अच्छा, ओनरशिप रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी कि अगर कोई एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति है, वो चाहता है एक टाइम पे 2 कंपनीज़ खोले ओपीसी, ठीक है? उसका कपड़ों का भी कारोबार है, उसका और जूतों का भी कारोबार है, ठीक है? जूतों का भी कारोबार है, ठीक? तो वो 2 एक टाइम पे 2 1% कंपनी नहीं खोल सकता, वो एक टाइम पे एक ही खोल सकता है, ठीक है? एन इंडिविजुअल कैन सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेट ओनली 1 पर्सन कंपनी एट अ टाइम। अच्छा, स्केलिंग में भी दिक्कत आती है, मतलब वो पब्लिकली शेयर नहीं इशू कर सकता, उसे प्राइवेट ही करने पड़ेंगे। ये आप अभी आगे पढ़ोगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी में 2 होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है? तो ये प्राइवेटली कर सकता है। टैक्सेशन, अब जो इसको टैक्स रेट है वो जो बाकी अदर कंपनीज पे करेंगे, सेम वही टैक्स रेट इसे भी आप पे करना होगा, जो कि पहले ये नहीं करता था सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है? ओके, जो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब है उससे तो ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा इसे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे है स्ट्रक्चरल कंपैरिजन, यानी अब इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें 2 होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है? यहाँ पे प्राइवेट का एग्जांपल मैंने लिया है, पब्लिक का मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं पब्लिक, प्राइवेट और कोऑपरेटिव कंपनी तीनों में डिफरेंस बताने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे मैंने बस एज अ एग्जांपल के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्राइवेट ले लिया है, ठीक है? एंड दूसरी तरफ है 1% कंपनी। तो चलिए इसे मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला, नंबर ऑफ मेंबर्स। जो हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, फिर से बता रहा हूँ प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, ठीक है? क्या मेंबर्स, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या रजिस्टर ऑफ मेंबर में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 बंदों का नाम लिखा जा सकता है। इससे ज़्यादा रजिस्टर में नाम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? 1% कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर का नाम लिखा जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें, कितने लोग कंपनी चला सकते हैं, मैंने अभी बताया चलाने वाले अलग होते हैं और जो कंपनी है जिसके नाम पे रजिस्टर्ड वो अलग है, दोनों अलग एंटिटी है, ठीक है? तो चलाने वाले कितने हो सकते हैं प्राइवेट में? प्राइवेट में मिनिमम 2 लोग चला सकते हैं, मैक्सिमम के यहाँ कोई शायद दिया नहीं है। तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है? 1% कंपनी की बात करें, मिनिमम एक ही चाहिए क्योंकि ये 1% कंपनी है। एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें, अगर आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो आपको एनुअल जनरल मीटिंग रखनी ही पड़ेगी, ठीक है? ये मैंडेटरी होता है, लेकिन 1% कंपनी में मैंडेटरी नहीं होता। अच्छा, लायबिलिटी की बात करें, दोनों में लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है? दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है हमें, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये दोनों में हमें मिल जाता है, यानी हम एसेट्स और लायबिलिटीज अपनी कंपनीज को ट्रांसफर कर सकते हैं और कंपनी जाने उसका काम जाने अगर कुछ होता है तो। अगर मैं आपको नॉर्मल शब्दों में बताना चाहूँ तो,
जनरल सूटेबिलिटी की बात करूँ, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो किसे सूट करता है? वो करता है मीडियम टू लार्ज, जो मध्य से बड़े वर्ग के जो व्यवसाय होते हैं, उनके लिए ज़्यादा सूट करता है। एंड जो 1% कंपनी है वो माइक्रो एंड स्मॉल, जो छोटे-मोटे व्यवसाय है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप पे वर्क करते हैं, उनके लिए ये 1% कंपनी काफ़ी हेल्पफुल रहती है, अगर उन्हें कुछ फंडिंग वगैरह की नीड चाहिए तो। ठीक है? एंड स्टिल आपको कोई डाउट है, अभी भी रह गया कोई पार्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। ठीक है? एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 1% प्राइवेट, पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है? तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। प्लीज़ पढ़ते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।